ये है मैकबुक नियो और ये एप्पल का सबसे सस्ता मैकबुक है। यूएस के हिसाब से ये बेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि वहां पे ये 55,000 का है, लेकिन इंडिया में ये 70 से शुरू हो रहा है। तो क्या हमें इसे कंसिडर करना भी चाहिए या हम कोई पुरानी सेकंड हैंड एम सीरीज की मैकबुक ले लें? इन सभी सवालों का जवाब देखेंगे, बट सबसे पहले इस मैकबुक नियो को समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। तो इसके बॉक्स में आपको एक लैपटॉप और एक 20 वॉट का चार्जर मिलता है, लेकिन केबल का कलर इन्होंने मैकबुक के कलर से मैच नहीं किया। वो एक्सपीरियंस सिर्फ ज्यादा पैसे देने वालों के लिए है। और इसका जो ये सिट्रस कलर है, मेरे को ये बहुत बढ़िया लगा है। और भी यूनिक कलर्स है इसमें, तो हर किसी को कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा। और इसका वेट भी करीब 1.25 kgs है, तो ये हल्का है, बैग में भारी नहीं लगेगा। तो एप्पल ने इसके मटेरियल और बिल्ड में बिल्कुल कंजूसी नहीं करी, एकदम प्रीमियम एल्यूमिनियम बिल्ड दी हुई है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे महंगे मैकबुक्स में आती है। और हिंज भी वही तगड़े वाली आती है, एक हाथ से खोलो, खोलने के बाद कोई वॉबल नहीं। बस ये 180 360 वाले करतब नहीं करती, ये बस उतनी खुलती है जितनी जरूरत है। इसकी मोटाई भी ज्यादा नहीं है, 12.7 mm थिक है ये। और बिल्ड इतनी स्टर्डी है कि आप चाहे ऊपर से प्रेस करके देखो, चाहे कीबोर्ड देखो, फ्लेक्स नहीं है। अब ऑब्वियसली जोर से दबाएंगे तो कोई भी लैपटॉप दबेगा, बट इन जनरल इट्स टोटली फाइन। और इसका कीबोर्ड भी सेम नहीं है, हल्का सा चेंज है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और इसमें नीचे की साइड कोई पंखा नहीं है, तो कोई घूं घूं की आवाज नहीं आएगी। एंड बिना पंखे के भी इसमें परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आती। ऐसे ही नहीं बोल रहा, 4 साल से M1 चला रहा हूँ, जानता हूँ कि बिना पंखे के क्या होता है। फिर इसके साइड में पोर्ट्स देखें तो क्या ही देखोगे, 3 ही छेद है इसमें। 2 USB-C और एक 3.5 mm हेडफोन जैक, एक USB 3 है और दूसरा USB 2। USB 3 पोर्ट से आप 4K 60 हर्ट्ज तक का आउटपुट ले सकते हो, और 1440p तो चाहे आप 120 हर्ट्ज भी कर लो, वो भी चल जाएगा। हालांकि चार्जिंग आप दोनों ही पोर्ट से कर सकते हो। और एक चीज, अगर आप USB 2 में SSD लगाते हो तो ये बोलता है कि भाई स्पीड चाहिए तो USB 3 में लगाओ, क्योंकि इस मैकबुक के जो यूजर्स होंगे वो भोले होंगे, उन्हें इतना पता नहीं होगा, इसलिए अच्छी बात है कि एप्पल उन्हें बता रहा है। तो अब पोर्ट्स की कमी है, यानी कि अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें कनेक्ट करनी है तो आपको हब जोड़ना पड़ेगा। मेरे वाला चाहिए तो स्पाइजन का है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 2000 के आसपास खरीदा था मैंने, बढ़िया है। और हाँ, 256 GB वाले मॉडल में टच आईडी नहीं है, उसके लिए आपको 10,000 ऊपर देने पड़ेंगे। बाकी अगर हम इसके प्राइस में आने वाले विंडोज लैपटॉप से इसकी बिल्ड को कंपेयर करें तो मत करो, उनके बस की नहीं है। वहां बस आपको पोर्ट्स मिलेंगे, बॉडी आपको यहीं मिलेगी। चलो, डिजाइन की हमने बहुत बातें कर ली, अब मैं आपको इसकी डिस्प्ले का बताता हूं। तो ये एक 13 इंचेस की 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाली 60 हर्ट्ज की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, बेसिकली LCD है। इसका रेजोल्यूशन है 2408 बाय 1506 और इसकी ब्राइटनेस है लगभग 500 निट्स। और लोगों ने टेस्ट करा है, ये इतनी दे भी रही है। और इसमें ऑटो ब्राइटनेस का सेंसर भी है, मैं पर्सनली यूज नहीं करता, बट एग्जिस्ट करता है। हालांकि मेरे M1 में 400 निट्स की ब्राइटनेस है, तो ये हल्का उससे तो ज्यादा ही ब्राइट है। एंड इसकी डिस्प्ले भी हल्की सी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी है। लेकिन क्या इसके कलर्स एक्यूरेट हैं? तो मैं बोलूंगा, अगर आप sRGB स्पेस में काम करते हो तो हाँ है, क्योंकि 99% sRGB है। लेकिन अगर आप P3 में करते हो तो नहीं है, क्योंकि वो लगभग 75% के आसपास आता है। अगर आपको नहीं समझ आया मैंने अभी अभी क्या बोला है, तो ये डिस्प्ले आपके लिए तो एकदम परफेक्ट है। कंटेंट वगैरह देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी, कोई शिकायत नहीं। बस इसकी एक कमी है कि इसमें ट्रू टोन नहीं है, यानी कि एम्बिएंट लाइट सेंसर इसमें नहीं मिलेगा। बेसिकली इससे होता ही है कि ये एनवायरनमेंट के हिसाब से स्क्रीन के टेम्परेचर को थोड़ा एडजस्ट कर देता है, इसमें वो नहीं है। मैं पर्सनली इसे भी यूज नहीं करता, तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस नहीं कर रहे हो। डिस्प्ले में एज सच कोई शिकायत नहीं है। और अगर आप सेम प्राइस के विंडोज लैपटॉप से कंपेयर करोगे तो मत करो, ये आपको बेटर डिस्प्ले लगेगी। फिर इसके स्पीकर्स की बात करें तो लेफ्ट और राइट में स्पीकर्स है, यानी कि साइड फायरिंग है। मैं अगर इन स्पीकर्स को एक लाइन में खत्म करूं तो मैकबुक में जैसे स्पीकर्स आते हैं ये उनसे कम अच्छे हैं, लेकिन विंडोज से बहुत अच्छे हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको इसे M1 से कंपेयर करके सुना देता हूं। तो इसको सुन के आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि M1 से तो ये वीक है, बट कंपटीशन से ये आगे ही होगा। तो अगर आप विंडोज से आओगे आपको अच्छा अपग्रेड लगेगा। नेक्स्ट आपको वेबकैम का बताऊं तो इसमें एक 12 मेगापिक्सल का 1080p वाला वेबकैम मिलता है। वीडियो कॉल में जो इफेक्ट्स होते हैं वो आपको सारे मिलेंगे, जैसे वो रिंग लाइट, बैकग्राउंड चेंज वगैरह सब है। लेकिन इसमें सेंटर स्टेज नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं हो सकते, एक जगह आपको टिक के बैठना पड़ेगा। अब हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि वही है जो सबसे जरूरी है। तो इसमें A18 Pro है, लेकिन ये iPhone 16 Pro से थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें हमें 6 कोर CPU और 6 कोर GPU मिलता है। बट नियो में हमें एक GPU कोर कम मिलती है, यहाँ 5 ही है। और एक 8 GB LPDDR5X रैम, जिसे अपग्रेड नहीं कर सकते। और 16 कोर न्यूरल इंजन AI वाले टास्क के लिए, जो कि बस नाम का है। थोड़ी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए बेंचमार्क्स बताऊं तो इसका जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो M3 के आसपास आ रही है। एंड इन्होंने मेनली फोकस भी सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे ही किया है, क्योंकि इसके मैक्सिमम यूजर्स वैसे ही होंगे। और यही सेम चीज मैंने Cinebench R23 में भी फील करी है कि ये सिंगल कोर में तो तोड़ रहा है। ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन जो SSD एप्पल ने यूज करी है
वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये मेरी 4 साल पुरानी M1 की रीड राइट स्पीड्स है और इसको नियो के कंपैरिजन में देखो तो M1 की रीड स्पीड दुगनी है और राइट स्पीड भी 60% ज्यादा है। लेकिन फिर वही है कि जैसे यूजर्स को ये टारगेट कर रहा है उनके लिए ये काफी होनी चाहिए। फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखें तो अगर आप उनमें से हो जिन्हें पता नहीं है कि लैपटॉप खोलने के बाद इसके साथ करें क्या, तो आने वाले 2-3 साल तक तो इसमें सारे काम आपके आराम से हो जाएंगे। और अगर आप इसमें ऑलरेडी कोई क्रिएटिव काम करते हो जैसे फोटोशॉप या प्रीमियर टाइप्स, तो मैंने इसमें 4K वीडियो डाल के देखी और 1-2 लेयर की एडिटिंग आप इसमें कर सकते हो। FCP में थोड़ा बेटर हो जाएगा क्योंकि फिर वो एप्पल का ही है, बट जैसे ही प्लगइन्स या थोड़ा हैवी कलर ग्रेड करने जाओगे वहां पे दिक्कत फील होने लगेगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि रैम कम है, बट SSD भी स्लो है। राइटिंग करनी है जितनी मर्जी करो, वेब ब्राउजिंग करनी है जितनी मर्जी करो, 15-20 टैब खोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बस आप हैवी नहीं जा सकते। और एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने SSD ज्यादा भर दी तो स्पीड में दिक्कत होती है, क्योंकि फिर 8GB रैम को स्वैप करने के लिए मेमोरी उतनी मिलती नहीं है, तो SSD को खाली रखना। चलो अब हम बैटरी को देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आपको 36.5 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है और बैटरी लाइफ का अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं तो जो मेरा काम है जैसे राइटिंग करना या थोड़ी बहुत 10-15 मिनट की ऑडियो एडिट कर ली, वीडियोस को कलर ग्रेड कर दिया, उसमें ये लैपटॉप 7-8 घंटे के आसपास चल जाता है। जैसे मैं इस पे सुबह 9-10 बजे काम करना शुरू करता हूँ जिसमें ये 3 बजे तक चलेगा, फिर मैं रात को 1-2 घंटे और यूज करूंगा और इतने में ये रात के 10 बजे 4-5% पे आ जाता है। और आप इसे कितनी ब्राइटनेस पे यूज करते हो उस चीज का भी बैटरी लाइफ पे मेजर फर्क पड़ता है। तो बैटरी एक्सपीरियंस के लिए भी मैं वही कहूंगा कि विंडोज से बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है, बट मैकबुक्स में सबसे नीचे है। अब चार्जिंग का बताऊं तो इसके साथ आने वाले 20 वॉट के चार्जर से इसे चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंड मोस्टली लोग लैपटॉप को चार्ज लगा के यूज कर रहे होते हैं, तो 0 से 100 चार्जिंग टेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लगभग 30 वॉट तक की पावर ले सकता है, तो अगर आपके पास कोई फास्ट PD चार्जर है उसका यूज करना तो ये जल्दी चार्ज होगा। अब फाइनल कंक्लूजन देने से पहले इसके कीबोर्ड और ट्रैक पैड का एक्सपीरियंस भी देख लेते हैं। तो ट्रैक पैड का तो वही सेम है जो स्पीकर्स का है कि बाकी मैकबुक से कम अच्छा और विंडोज से बहुत अच्छा। अब कम अच्छा इसलिए क्योंकि ये हैप्टिक ट्रैक पैड नहीं है जैसा होता है। अब जैसे ये M1 एयर वाले ट्रैक पैड को दबाएं तो ये अंदर नहीं जाता, जबकि नियो वाले ट्रैक पैड पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे अंदर जाता है, फिर क्लिक रजिस्टर होती है। एप्पल ने सिर्फ इस मैकबुक के लिए अलग से इंजीनियरिंग करके ये सिस्टम बनाया है कि आप जहां मर्जी क्लिक कर दो आपको सिमिलर फील होगा, तो ये डेफिनेटली अच्छा तो है। अब कीबोर्ड का बताऊं तो ये थोड़ा अलग है क्योंकि ना ऐसे लगता है जैसे इसके नीचे गैप है, जो टाइपिंग साउंड भी है ना वो थोड़ी अलग आती है। ऐसा लगता है जैसे आसपास वाली कीज भी आवाज कर रही है, जबकि मैंने ये किसी और मैकबुक में नहीं देखा। उनमें सिर्फ आप एक बटन प्रेस करोगे उसी की आवाज आएगी। एक बार आप कंपैरिजन सुन के देखो। ये मैं बस आपको बिल्ड में फर्क दिखा रहा था, चीज बहुत अच्छी है, टाइपिंग का एक्सपीरियंस शानदार है। अगर आप मेरी तरह बहुत लंबे टाइम के लिए लिखते हो तो आपको मजा आएगा, लेकिन इसमें बैकलाइटिंग नहीं है और ये एक बहुत बड़ी कमी है। अब मैं पर्सनली कभी अंधेरे में काम करता नहीं हूँ और ना ही मुझे टाइपिंग के टाइम कीबोर्ड देखने की जरूरत पड़ती, तो मेरे को इस चीज से उतना फर्क नहीं पड़ता। बट आई नो कि बहुत ज्यादा लोगों को पड़ेगा, तो ध्यान रखना या तो आपको ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी या कोई लैंप जलाना पड़ेगा। अब हम इसकी प्राइसिंग पे आते हैं। तो 256GB विदाउट टच आईडी आपको 70 का मिलेगा और 512GB विद टच आईडी आपको 80 का मिलेगा। एजुकेशन डिस्काउंट लगाओगे तो दोनों से 10,000 कम कर लो, तो बेस वेरिएंट 60 का मान के चलते हैं। तो ये ऑब्वियसली क्लियर है कि ये प्रोडक्ट इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि जो M2, M3, M4 है उनका स्टॉक ये खत्म कर देंगे ताकि लोग नियो ले। लेकिन फिर सेकंड हैंड मार्केट में तो तब भी मिल रहा होगा, बट जब कोई लैपटॉप लेता है ना तो लोग सेकंड हैंड की तरफ कम जाते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनके पास सिर्फ ये एक ही चॉइस रह जाएगी। तो ये लैपटॉप अभी के लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट जल्दी ही ये बन जाएगा। और तब अगर आप इसको लेते हो तो 256GB वाला लेना, क्योंकि जैसे यूजर के लिए ये टारगेटेड है आपको इतना ही चाहिए, 10,000 ऊपर मत लगाना। तो अगर आपका यूसेज बेसिक है लेकिन लंबा है जैसे कि मेरा है, तो मैं चाहूं तो इसे ले सकता हूं, बट ये सबके लिए नहीं है। प्रोडक्टिविटी या फिर क्रिएटिविटी वाले जो टास्क होते हैं जैसे फोटोशॉप और प्रीमियर, वो बेसिक लेवल पे चलेंगे, हैवी नहीं जा पाओगे। और अगर पैसे नहीं है तो एक काम करो, एक बार इसको ले लो, इससे पैसे कमाने लग जाओ, फिर अपग्रेड मार देना। मतलब मैंने भी यही किया था। तो मेरा इस मैकबुक नियो को लेके यही था। आप बताना आपके इसको लेके क्या ओपिनियंस है। फिलहाल मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।